और भाई क्या हाल है? बढ़िया मस्त एकदम। पढ़ रहे हो अच्छे से? चलो, सारे लोगों ने नोट्स बना लिए, बढ़िया बात है। चलो, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, और उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे थे। सबको आई होप समझ में आया होगा अच्छे से, है ना? अच्छा, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या था? एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते थे? रिलेटिव वेलोसिटी या स्पीड बोलो, कोई खास बात इसमें नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मान लो रिवर मैन प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन, है ना? रिवर मैन प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन मतलब क्या है कि जैसे मान लो नदी में कोई आदमी तैर रहा हो या कोई बोट जा रही हो, ठीक है, तो इन सब चीजों में जो हमने देखा था कि कैसे उसकी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रही है, इन सारी चीजों को हमने देखा था, है ना? अच्छा, इसमें एक छोटा सा चीज छूट गया था, ठीक है, हालांकि ये कॉमन सेंस की बात है, अगर तुम बहुत अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई खास बात इसमें नहीं है। जैसे देखो, मान लो कि अगर ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है, बी है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं वी ए, ये ऑब्जेक्ट ए मान लो, और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं इधर वी बी, ठीक, वी बी, ठीक, कोई खास बात इसमें नहीं है, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, चलो भाई ठीक है, ये अब क्या करें? बोलो क्या करें? अब देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, ठीक है, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब बस इतना है कि इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, मतलब ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा है। तो सिंपल सा बात है ना, सिंपल लॉजिक है। मान लो ये ए है और ये बी है, ए बी इधर जा रही है, ए इधर जा रही है, सिंपल है ना? बी इधर जा रही है, ए इधर जा रही है, तो और ए की स्पीड ज्यादा है, तो होगा क्या? दोनों आगे बढ़ेगा, लेकिन दोनों बॉडी पास आते जाएंगे, दोनों बॉडी पास आते जाएंगे। जैसे जब हम किसी दूसरे मान लो कि ओवरटेक करना समझते हो ना, तो जब हम ओवरटेक कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि जो सामने वाला गाड़ी है ना, आगे वाली जो गाड़ी है और हम जो पीछे है ना, तो उसकी भी वेलोसिटी उसी के डायरेक्शन में होती है और मेरी भी वेलोसिटी उधर ही होती है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? हमारी वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी से ज्यादा होती है, तो दोनों के बीच क्या होता है? डिस्टेंस घटता जाता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? घटता जाता है। या यूं कहें कि हम उसको अप्रोच कर रहे होते हैं, हम उसको क्या कर रहे होते हैं? अप्रोच। तो ऐसे सिचुएशन में जब डिस्टेंस घट रहा होता है, ठीक है, जब ऐसे सिचुएशन में जब डिस्टेंस घट रहा होता है, तो ऐसे वेलोसिटी को बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। उसको क्या बोला जाता है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जब डिस्टेंस घट रहा होता है। बात समझ में आ रही? सिंपल है, कोई खास लॉजिक इसमें नहीं है। अच्छा, अब सोचो, जब ओवरटेक कर लो, ठीक है, जब ओवरटेक कर लो, तुम उसी स्पीड से जा रहे हो, वो भी अपना उसी स्पीड से जा रहा है, तो ओवरटेक करने के बाद तुम्हारे और उस कार के बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ेगा या घटेगा? सिंपल सी बात है ना, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्पीड, जैसे अब क्या हो गया, अब तुम यहां से कहां आ गए? यहां पे, मतलब जस्ट तुमने ओवरटेक कर लिया मान लेते, ठीक है, वी ए। तो अब क्या होगा? ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी, ठीक है, इसको बढ़ेगी, तो इसको बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। मतलब जिस वेलोसिटी के साथ वो आगे बढ़ रहा है, मतलब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, या सिंपल बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को ही क्या बोला जाता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और इस केस में क्या हो गया? जब डिस्टेंस यहां पे क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो तुम बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो, है ना? कोई खास बात इसमें नहीं है, सिर्फ एक क्या है कि टर्म है, बोल दिया भाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालो। तो जिस वेलोसिटी से सेपरेट होगा उसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलेंगे, जिस वेलोसिटी के साथ ये पास आएंगे, ठीक है, उसको
या अप्रोच करेगा उसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है ना। अच्छा, अब अभी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको बोला जाता है ग्राफ्स। ग्राफ इन वन डायमेंशन। ठीक है, ग्राफ इन वन डायमेंशन मोशन। ठीक है, वन डायमेंशन सिंपल या वन डायमेंशन मोशन भी बोल सकते हो, ग्राफ इन वन डायमेंशन मोशन। ठीक, अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। ग्राफ है, ग्राफ देखे हो कभी, देखे हो ना ग्राफ। ग्राफ पेपर में हम लोग क्या करते हैं, बचपन में बहुत सारे ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया। ठीक है, अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं ग्राफ का। अभी जो हम लोगों का क्या कोविड-19 चल रहा है ना, ठीक है, जो डिजीज आई है कोविड-19, उसका देखना, जब हम लोग वेबसाइट देखते हैं तो उसमें दिखाता है कि कैसे वो इंक्रीज कर रहा है, ग्राफिकल दिखाता है कि कैसे वो इंक्रीज किया। ऐसे उसका ग्राफ अभी कुछ ऐसा बन रहा होता है ना, ऐसा कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होता है। तो हम ग्राफ से बहुत अच्छे से किसी चीजों को समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से किसी चीजों को समझ सकते हैं, है ना, कि कैसे ये बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट है, क्या नहीं है। इन सब चीजों को हम ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ना। तो अभी हम लोग वही करेंगे, क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि बॉडी मूव कर रही है तो उसका ग्राफ क्या होगा, जैसे पोजीशन का ग्राफ क्या होगा, ठीक है, वेलोसिटी का ग्राफ क्या होगा, एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या होगा, सब टाइम बढ़ रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में सबका ग्राफ क्या होगा। ठीक, ये चीज हम लोग देखेंगे। ठीक, अच्छा, तो उससे पहले हम छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वन डायमेंशन मोशन। क्या पढ़ रहे हैं, वन डायमेंशन मोशन, मतलब हमारा जो बॉडी मूव करेगा वो वन डायमेंशन में मूव करेगा। ठीक, लेकिन इसमें देखो, जैसे मान लो कि अगर हम पोजीशन की बात करें, पोजीशन मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी ले लो ऐसे। ठीक है, जैसे पोजीशन बढ़ रहा है तो कब बढ़ रहा है, या घट रहा है, या चेंज हो रहा है, सिंपल बोल दो चेंज हो रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में होता है वो, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब टाइम अगर बढ़ रही है, टाइम बढ़ रही है तो पोजीशन भी चेंज होगा, हो सकता है ना भी हो। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसा हम लोग ग्राफ से उसको डिनोट करेंगे कि हाँ भाई ठीक है, ऐसा है तो कैसा हो रहा है ग्राफ। ठीक है, सिंपल। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एक्सिस सिस्टम। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो हमें एक्सिस सिस्टम पता है अभी तक, वो क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अच्छा, क्या इसको y लिख सकते हैं हम, इसको y और इसको x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई खास बात इसमें नहीं है। एक्चुअल में हम लोग बचपन से ही यही देखे हैं कि भैया ये हमारा क्या है, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो आदत हो जाती है कि नहीं यही x होगा यही y होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सिस बनाना तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, कि हम किसको x माने किसको y माने। जैसे मैंने बताया था ना, चूज ऑफ ऑरिजिन, ये क्या होता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक, अच्छा, जैसे सबसे पहला क्लास तुम्हें याद है जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो हमने एक एग्जांपल दिया था, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। अच्छा, इसमें से y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड करती है ना, y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड करती है, और x की वैल्यू क्या है, सिंपल इंडिपेंडेंट, मतलब कुछ भी रखो, कोई खास फर्क पड़ने वाला उसको नहीं है। 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, तो ऐसे वैल्यू जो हम खुद से रख लेते हैं उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वैल्यूज। ठीक है, और ये y की वैल्यू क्या है, x पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये एक फंक्शन से रिलेटेड है ना, वो तो क्या हो गया, y की वैल्यू x की वैल्यू से रिलेटेड है। बात समझ में आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है, ये क्या करता है, x पे डिपेंड करता है, सिंपल। तो ऐसा वैल्यू, मतलब इसको जो x है उसको हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये किसी पे डिपेंड ही नहीं करता है। लेकिन y जो है उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। y को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि y तो x पे डिपेंड करता है। y क्या करता है, x पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। y सिंपली व्हाट, डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आ रही, सिंपल है, ये पहले भी जानता होगा, कोई खास बात इसमें नहीं है।
तो हम क्या करते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे ना, उसको सिंपली क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में रखेंगे। उसको क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में रखेंगे। और जितने डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उनको किधर रखेंगे, वाई एक्सिस में उसको रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देता हूं, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर मान लें इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता ही होता है, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए तो एक्सेलरेशन भी हमें पता होता है ना। तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो गया और u भी कांस्टेंट हो गया, ठीक। लेकिन टाइम वेरी करता है। क्या वेरी करता है, टाइम वेरी करता है। तो सोच के देखो, ये जो टाइम है वो वेरी कर रहा है, ठीक। अच्छा, टाइम की वैल्यू 2, 3, 4, 5 सेकंड कुछ भी रख सकते हैं। तो टाइम पे कौन डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी। किस टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी, ये जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, टी पे। सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, तो ऐसे सिचुएशन में टी हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वी क्या हो गया हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो तुम बताओ कि अब टी को कौन से एक्सिस में रखेंगे, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में। सिंपल, मैंने क्या बताया, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे सिंपल उसको एक्स एक्सिस में रखेंगे, और जितने डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उसको कहां पे रखेंगे, वाई एक्सिस में। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं, ठीक, और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक। तो अब हम जब ग्राफ बनाएंगे इसका, तो इधर टी लिखेंगे, इधर वी लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अगर ऐसा इक्वेशन होता है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होता है, तो इसमें भी देखो अगर बहुत ध्यान से, तो t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और s डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अगेन t इधर ही होगा और यहां पे क्या होगा, s। सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, एकदम बेसिक बातें हैं जिनको खासकर बायो वाले बच्चों को ये बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो इन सारे बेसिक बातों को हमें पहले समझना है, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है, सिंपल, अभी मैं इस एक्सिस और इस एक्सिस को डिनोट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये जो ग्राफ है वो क्या होता है कि इसमें दो वेरिएबल है हमारे पास, एक तो टी और एक कोई भी वी हो गया, ए हो गया, एस हो गया, कोई भी एक वेरिएबल रहता है, ठीक। अच्छा, तो एक बार हम क्या करेंगे, ये अभी तरीका है, आगे ये सब बेसिक बातें, ठीक है, बेसिक बातें। जब भी तुमसे पूछा जाए तो तुम ये दो चीजें करके देखना, ठीक है। ये दो चीजें करके देखोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। जैसे अगर पहली बात होती है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। जैसे s इंटू टी, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, s इंटू टी। सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं, अपना लॉजिक नहीं लगाना, जो बोला है वो करना है। क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है इसको डिवाइड कर दो, s बाई टी, ठीक है, इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सिंपल, कोई खास बात नहीं है। यही दो चीज हमें करना है, क्या कि एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेंगे दोनों वेरिएबल को, और एक बार डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है, एक बार डिवाइड करके देख लेंगे। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो अगर ऐसा हुआ, ठीक है, एक बार हमने मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार डिवाइड कर लिया, तो देखना तुमको कुछ ना कुछ एक नया वेरिएबल मिल जाएगा, और कभी कभी कुछ नहीं भी मिलेगा, ठीक है, जिसको हम अनडिफाइन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको सोचो कि डिस्टेंस इनटू टाइम क्या होता है। किसी का तो वेलोसिटी आंसर नहीं आया ना, वेलोसिटी नहीं होता है, डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी होता है। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी होता है। तो s इंटू टी कुछ आएगा ही नहीं, कुछ पढ़े ही नहीं कि भाई डिस्टेंस इंटू टाइम होता क्या है, कुछ भी तो नहीं होता है, ठीक। लेकिन अगर इसमें देखो, इसको देखो, s बाई टी, अगर s डिस्प्लेसमेंट है तो s बाई टी वेलोसिटी होती है क्या, s बाई टी वेलोसिटी होती है। सिंपल, कोई खास बात नहीं है। यानी एक ग्राफ अगर हमको दिया है, ठीक है, s और t के बीच में, तो हम इन दोनों को डिवाइड करके क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। सिंपल है ना। तो तुम्हारे मन में सवाल आ सकते हैं क्या हर एक बार ये बेकार चला जाएगा,
नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे सोचो कि अगर ये S ना होकर के V होता, अगर ये S ना होकर के V होता तो क्या होता है यहाँ पे V इंटू टी, क्या होता है ये V इंटू टी, ठीक है। और V इंटू टी क्या होता है S डिस्प्लेसमेंट, V इंटू टी क्या होता है S डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एकदम बेसिक तरीका है, ये सारी चीजों को याद रखना। हो सकता है तो अपने मन से कुछ लिख भी लो कि ये दो चीजें करना है, अपने लैंग्वेज में लिख भी लेना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या कर सकते हैं यहाँ पे V बाई टी। तो V बाई टी क्या होता है एक्सेलरेशन, V बाई टी क्या होता है एक्सेलरेशन, सिंपल, कोई खास बात नहीं है। अब सोचो VT ग्राफ हमको क्या दे सकता है, ये जो S दे सकता है, एक्सेलरेशन दे सकता है, डिस्प्लेसमेंट दे सकता है, एक्सेलरेशन दे सकता है, हाँ या ना। तो हमें ये चीज दो चीज करके देखना है, सिंपल। एक बार हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे और एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों में से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ कुछ चीजें अनडिफाइन होती हैं तो उनको इग्नोर कर देंगे कि इसका मतलब जो ऐसा है वो कुछ नहीं देगा। हालांकि इसका हम अभी कुछ टर्म नाम देंगे, घबराने की बात नहीं है। ये चीज समझ में आया? क्या करना है, एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड, ठीक। अच्छा, अब सोचो, ठीक है, सिंपल सोचो, क्या एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ना। चलो, जैसे मान लो कि वेलोसिटी ऐसे दी हुई है, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ठीक, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ सिंपल ऐसे दिया हुआ है, ठीक, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो या ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं करते, पहले एकदम बेसिक तरीका लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ऐसा मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रही, अभी इसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे, ये चीज सोचो, सिंपल, क्या ये t हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया v, ठीक है, v, ये क्या हो गया t और e, मतलब हमने t को कहां तक लिया है, यहां तक, हमने t को यहां तक लिया, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये सिर्फ ये सारी चीजें बस समझने के लिए, ये सारी चीजें क्या है बस थोड़ा फील करने के लिए, है ना। अचानक से क्वेश्चन आ जाता है तो दिमाग घूम जाता है, तो अभी ये सारी चीजें बस फील करने के लिए, ठीक। अच्छा, सोच के देखो, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि भैया ये एरिया बताओ, तो तुम क्या करोगे, एरिया इज इक्वल्स टू v इंटू टी लिख दोगे, हाँ या ना, क्योंकि तुम्हें पता है ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है और लेंथ भी पता है, हाइट भी पता है, ब्रेथ भी पता है, तो हम बहुत आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू v इंटू टी, सिंपल, कोई लॉजिक नहीं है, आसान है, कोई रॉकेट साइंस ऐसा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम सोच के देखो, अगर हमने एरिया निकाल लिया तो v इंटू टी कुछ देता है ना, क्या है वो, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कुछ भी बोल लो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, v इंटू टी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी ग्राफ vt ग्राफ का क्या निकाल लें, एरिया निकाल लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एक जो ग्राफ होता है उसमें हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया, ठीक है, एरिया। और अगर हम एरिया अगर निकालें, ठीक है, व्हाट टू फाइंड एरिया, क्या हम लोग फाइंड करेंगे, एरिया, ठीक है। पहला कंडीशन हमारा एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही, कोई खास बात इसमें नहीं है ना। अच्छा, अब ऐसा ले लो, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, हालांकि तुम्हें धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, है ना। जैसे देखो, बस देखते जाओ, ऐसा है ना, ऐसा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो क्या इसको v लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, कोई खास बात ऐसे नहीं। हमने क्या बताया था, ये अगर एक वेक्टर क्वांटिटी v है तो इसको भी v लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये भी वही मैग्नीट्यूड, वही डायरेक्शन शो कर रहा है ना, जिसको हम लोग फ्री वेक्टर के नाम से जानते थे, याद आ रहा है, सारी चीजों का यूज अभी होगा, ठीक है। चलो भाई, ये तो हो गया इतना कि भाई ये v हो गया, ये t हो गया, है ना, ये v और t हो गया। अच्छा, अब हमने क्या बोला था, दो चीज, एक तो मल्टीप्लाई करना है और एक डिवाइड करनी है। तो मल्टीप्लाई करके हमने देखा, अब डिवाइड करके देखो, दूसरा डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करोगे तो क्या क्या आएगा, v बाई टी, v बाई टी।
अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री में खोजो तो v बाई टी को क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्री से खोज के देखो, क्या इसको टेन थीटा बोलेंगे? हाँ, इसको क्या बोलेंगे? टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा बोले। ठीक है, अच्छा, टेन थीटा बोले। ठीक, अच्छा, ये हो गया v बाई टी। अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा? v। ठीक है, एक v और एक, सॉरी, पहले x का लिखो तो ये t और ये v, ऐसा है ना। और यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सिंपल t 0। ठीक, और यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0। ठीक, 0 0 है। अच्छा, तो हमने v लिखा तो v इसमें से इसको माइनस किया है ना, मतलब v माइनस 0। ठीक है, तो ये जो v आया अभी ये क्या है, क्या कहते हैं उसको? अगर ये v जो है वो क्या है, ओरिजिन से हमने लिया है ना, मतलब ये इनिशियल कंडीशन में 0 मान लिया है, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो सोचो ये v माइनस 0 है, ये क्या है? v माइनस 0 है, और ये भी क्या है? t माइनस 0 है। ठीक है, मतलब ये क्या है? सिर्फ चेंज इन v है। क्या है? चेंज इन v। जैसे अभी देखो, बहुत आसानी से तुम इसको समझ सकते हो। जैसे मान लो कि इस लाइन के पैरेलल अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, है ना, ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया हमने पैरेलल का। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल में हमने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ किया, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब सोच के देखो, क्या तुम्हें थोड़ा मैथमेटिक्स तो पता ही होगा, और ये भी हम थीटा लिख सकते हैं ना, बहुत आसानी से हम इसको जानते हैं ना कि ये थीटा है भैया, तो ये भी थीटा होगा। सोचो, क्या ये भी v होगा? नहीं, यहां पे कुछ और होगा। जैसे मान लो इसको v1 मान लिए। क्या मान लिए? इसको v1 मान लिए। ठीक, अच्छा, t तो x एक्सिस में t हो गई, तो यहां का कोऑर्डिनेट जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? v और t, ऐसे लिखेंगे ना। हाँ, अच्छा, इस जगह पे जो हम y एक्सिस देखेंगे वो तो v तो है ही। ठीक, लेकिन अगर x एक्सिस की बात करें तो यहां पे टाइम कुछ और होगा। ये x एक्सिस है, इसको हम लोग t1 मान लिए। क्या मान लिए? t1। तो ये क्या है? इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो t1 और v हो गया, सॉरी, t1 और v1। क्या हो गया? t1 और v1। सिंपल बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने क्या बोला कि अगर हम एक पैरेलल लाइन ऐसे खींचते हैं, मतलब x एक्सिस के जस्ट पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये थीटा और ये थीटा बराबर होगा, हाँ या ना? ठीक है, चलो। अच्छा, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट v तो नहीं होगा, क्योंकि v यहां का कोऑर्डिनेट है ना। तो यहां पे क्या होगा? कुछ एक v1 हमने मान लिया। क्या मान लिया? v1। अच्छा, लेकिन t तो उतना ही होगा, क्योंकि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, तो x एक्सिस इस लाइन में सेम ही होगा, तो वो t हो गया। ठीक, अच्छा, लेकिन अब यहां की बात करें तो यहां पे जो v है वो तो v1 होगा ही होगा, है ना, क्योंकि y एक्सिस इस लाइन में पूरा इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, अब यहां पे अगर हम t1 की बात करें तो यहां पे देखो, टाइम अब t नहीं है, कुछ और वैल्यू है ना। टाइम पहले यहां पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड ऐसे बढ़ेगा, तो यहां पे क्या आएगा? मान लेते हैं t1। क्या आ गया? t1। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? t1 v1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? t1 v1। अब सोचो कि तुम्हें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, p निकालना है, वो कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हम ऐसे निकाल सकते हैं क्या? v माइनस, सॉरी, पहले हम लोग t लिखेंगे ना, पहले t लिखेंगे और फिर v1, है ना, पहले x लिखते हैं फिर y। अच्छा, तो अगर हम इसका कोऑर्डिनेट निकालें, ये वाला क्या है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी निकालें हम, तो ये कितना हो जाएगा? v माइनस v1। ये कितना हो जाएगा? v माइनस v1। और इसको क्या निकालेंगे? ये निकालेंगे t माइनस t1। ये क्या हो गया? t माइनस t1। मतलब ये वाला डिस्टेंस हमारे कितना हो गया? t माइनस t1। सिंपल। आ रही है बात समझ में? बहुत आसान है, बस समझना है थोड़ा सा। ठीक, अच्छा, अब मेरा कहने का जो मतलब था वो क्या था कि क्या ये चेंज इन वेलोसिटी है? v1 से v2 चेंज इन वेलोसिटी है, क्योंकि देखो टेन थीटा तो उतना ही होना है, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा बराबर है, यानी इसका रेशियो जो होगा, इसका जो भी v बाई टी आया,
और इसका भी जो रेशियो होगा वो दोनों को बराबर होना पड़ेगा। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, क्योंकि LHS हमारा बराबर है तो RHS बराबर होना पड़ेगा। ये करते आए हो तुम। अब यहां पे जो हम बोलना चाहते हैं वो क्या है कि ये del V बाई del T है। क्या हो गया? del V बाई del T, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल। अच्छा, अगर सोच के देखो यहां पे थोड़ा सा अगर हमने लिमिट बनाया, ठीक है, लिमिट, ठीक है, del T टेंड्स टू 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं? del V बाय del T को लिख सकते हैं dV बाय dt। याद करो, डिफरेंशिएशन में ये मैंने बताया है, डिफरेंशिएशन में ये हमने बताया है कि लिमिट हो गया del T की वैल्यू बहुत छोटी हो गई तो del V बाय del T को dV बाय dt लिखा जा सकता है। सिंपल है, कोई खास लॉजिक इसमें नहीं है ना? ये चीज हो गया। तो चलो अब हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आई? tan थीटा इज इक्वल्स टू dV बाय dt, dV बाय dt। अच्छा, अब तुम्हें यह पता है कि चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज एक्सेलरेशन, ये पता है तुम्हें। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं। तो क्या ये tan थीटा जो है वो एक्सेलरेशन दिया? दिया, एक्सेलरेशन दिया। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, एक्सेलरेशन दिया। अब जैसे देखो, और क्या ये एक डिफरेंशिएशन भी है? अच्छा, इसका अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर हम समझे तो इसको बोला जाता है स्लोप। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? स्लोप। ठीक है, स्लोप। स्लोप तो पता है ना तुम्हें, तुम लोगों को पता होगा स्लोप। ये वाला क्या हो गया? स्लोप। ये क्या हो गया? स्लोप। बात समझ? स्लोप ऑफ VT ग्राफ, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। स्लोप खींचना जानते हो ना, कैसे? एक टेंजेंट खींच दो किसी भी पॉइंट पे, वो क्या हो जाए, जैसे मान लो यहां पे ऐसे खींच दिए, तो ये वाला क्या हो गया? स्लोप। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये स्लोप। तो स्लोप अगर हम निकाल लें, ठीक है, तो क्या निकलेगा? V बाय टी या del V बाय del T निकलेगा ये। ठीक है, तो तुम्हें बोला जब जाएगा वो क्या बोला जाएगा? स्लोप। जैसे इसमें क्या बोला जाएगा? एरिया। तो अब इस कंडीशन में क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। ठीक है, स्लोप या सिंपल इसको tan थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या निकाला जाएगा? स्लोप। ठीक है, हाँ। अब इन जैसे जो भी ग्राफ होगा उसमें से हम दो चीज निकालेंगे, पहला एरिया और दूसरा स्लोप। स्लोप कहने का मतलब क्या होता है? dV बाय dt या ds बाय dt, कुछ भी हम बोल सकते हैं, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आया। हाँ, तो अब हम थोड़ा सा स्लोप के बारे में बात करते हैं, tan थीटा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, है ना? जैसे देखो, है ना? ये हो गया। अच्छा, इसको स्लोप के बारे में बात करेंगे ना। चलो, जैसे अगर सोचो, स्लोप का मतलब क्या हो गया? कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे अगर हम s की बात करते हैं, ds बाई dt, ये tan थीटा है। ठीक है, tan थीटा है। ये सिंपल, तुम्हें ये तो पता है ना कि tan 0 की वैल्यू कितनी होती? tan 0 की वैल्यू कितनी होती? बोलो, tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? बोलो। 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी क्या होगी? 0 होती। tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? sin 0 बाय cos 0, यही होती है ना, cos 0। sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये 0 हो गया। ठीक। अच्छा, tan 30 की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लो। साइन इसका हो गया 1/2 और इसका 3/2, यानी 1/√3। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 और tan 60 की वैल्यू √3 होगा ना, √3। और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। अब सोचो, पहला वैल्यू आया 0, दूसरा 1/√3, तीसरा 1 और चौथा √3 और नेक्स्ट आया इनफाइनाइट, है ना? ये आया। अब सोचो कि अगर थीटा बढ़ रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो स्लोप क्या होगा? स्लोप भी इंक्रीज करेगा, हाँ या ना? थीटा अगर बढ़ रहा है तो स्लोप भी इंक्रीज करेगा, है ना? थीटा अगर बढ़ रहा है तो स्लोप भी हमारा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। कोई खास बात इसमें
नहीं है, सिंपल है, सोच के देखो, है ना। जैसे थीटा हमने बढ़ा रहे हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है और इसकी वैल्यू टेन थीटा क्या है, स्लोप ही तो है, यानी स्लोप भी बढ़ रहा है। मतलब जैसे मान लो कि अगर हम पहले स्लोप हमारा ऐसा था, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसे करके हमारा स्लोप बढ़ रहा है। ठीक, अच्छा, स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि स्लोप के बदले में जो भी आएगा, टेन थीटा के बदले में जो भी आएगा वो बढ़ेगा, वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि चलो स्लोप बढ़ रहा है तो स्लोप के बदले जो भी आएगा, जैसे अभी क्या आया था dv बाई dt, तो ये बढ़ेगा, है ना। अगर स्लोप बढ़ रहा है तो dv बाई dt बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आए। अब सोच के देखो, अब सोच के देखो, ऐसा कैसा, ऐसा कि स्लोप अगर मान लो ये एक्सिस है, अगर स्लोप ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा ऐसा, ये हमारा स्लोप हो गया, ठीक, ये हमारा थीटा दिया हुआ है, ये हमारा थीटा दिया हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अब जैसे देखो ये एंगल क्या है, किस कोऑर्डिनेट में है, इसको मान लो ये तुम्हारा 90 हो जाएगा और ये 90 प्लस कुछ भी हो जाएगा, यानी ये जो टेन थीटा है, ठीक है, वो किस कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, जो टेन थीटा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो टेन थीटा है वो क्या होता है, नेगेटिव। सेकेंड कोऑर्डिनेट में टेन थीटा क्या है, नेगेटिव। तो कभी कभी अगर हमको दिखे कि भाई जो हम स्लोप बनाए हैं वो नेगेटिव आ रहा है, हमारा स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। हालांकि इन सारी चीजों का तुम्हें आगे धीरे 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 पता चलेगा, ठीक है, बस अभी समझो ये सारी चीजों का। नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक, जीरो भी हो सकता है, कोई खास बात इसमें नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो का, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो का। जैसे देखो ये, ठीक, एक ऐसा हमने कोई कर्व है ऐसा, ठीक है, कोई ऐसा एक कर्व है, ये एसटी ग्राफ है, क्या है, एसटी ग्राफ, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं। इस जगह पे स्लोप बनाओ, तो इस जगह पे क्या करेंगे, हम एक टेंजेंट खींचेंगे ऐसे, है ना, तो ये हमारा क्या देगा, स्लोप टेन थीटा, ठीक। अच्छा, ये टेन थीटा दे रहा है इस पॉइंट से, तो ये क्या आ गया, टेन थीटा। अब सोचो ये जो टेन थीटा है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही है, ये क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमको पॉजिटिव वैल्यू देगी, ठीक। अच्छा, टॉप में, यहाँ पे सबसे टॉप में अगर तुम एक क्या करोगे, एक स्लोप खींचोगे ऐसे, ठीक है, एक टेंजेंट खींचोगे, तो एंगल कितना बनेगा इस एक्सिस के साथ, 0 डिग्री, क्योंकि ये और ये क्या होगा, पैरेलल, ये और ये क्या होगा, पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो थीटा कितना हो गया, 0, यानी टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई, टेन थीटा की वैल्यू आई 0, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 0 होगी। कहां पे, सबसे टॉप पोजीशन पे, सबसे टॉप पोजीशन पे। बात समझ में आ रहा है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, अगर हम यहां की बात करें, यहां पे, तो फिर एक टेंजेंट खींचो ऐसे, खींच दिए, तो ये जो हमारा टेंजेंट आया थीटा, वो अब देखो, या तुम इस एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस के साथ ऐसे लो, तो ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, कुछ जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे थीटा या थीटा 1, हम उस वैल्यू पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि ये 90 से बड़ा है ना, 90 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो 10 की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, जो 10 की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है ना, नेगेटिव होगी। अच्छा, ये भी ठीक है, हमें इतना समझ में आया, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। अब एक और चीज इसमें देखो, एक और चीज इसमें देखो, जैसे मान लो इस जगह पे हमने कुछ एक टेन थीटा निकाला था, तो इस जगह को कुछ भी बोल देते हैं, एक मान लो एसटी ग्राफ है, एसटी मतलब ds बाई dt हो गया, तो ये आ जाएगा v, ds बाई dt, है ना। अब तो समझ में आ रहा है ds बाई dt कैसे लिखा, सिंपल, अगर यहां पे हम स्लोप निकालेंगे, ये ds बाई dt,
सिंपल ds बाय dt, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, ये वेलोसिटी है। अब इस जगह पे जो भी वैल्यू आया, ठीक है, इस जगह पे जो भी वैल्यू आया, ठीक, अगर हम यहां पे एक टेंजेंट खींचे, यहां पे क्या करें, टेंजेंट खींचे ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो इसको मान लेते हैं θ1, इसको क्या मान लेते हैं θ1, और ये हमारा क्या है थीटा, ये हमारा क्या है थीटा। तो तुम बताओ कि tan θ इज ग्रेटर देन tan θ1 नहीं होगा, क्योंकि ये जो θ1 है इस थीटा से छोटा है, θ1 जो है वो थीटा से छोटा है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये जो θ1 है वो थीटा से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे छोटा दिख रहा है ना, कोई खास लॉजिक इस पे नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि इस जगह पे जो ds बाय dt है, जो ds बाय dt है, और इस जगह पे जो ds बाय dt है वो क्या होगा, इस जगह के ds बाय dt इस जगह के ds बाय dt से छोटा होगा। कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि इस जगह पे जो हम v बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं v1, इस जगह पे ds बाय dt वेलोसिटी देता है ना, तो मान लो ये क्या हो गया v और ये हो गया v1, तो हम कह सकते हैं v इज ग्रेटर देन v1, v इज ग्रेटर देन v1, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कोई खास बात इसमें नहीं है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही, मतलब मान लो पहले 5 था, फिर 4 हुआ, फिर 3, ऐसे करके ये डिक्रीज हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है ना, देखो ऊपर जा रहा है, फिर यहां पे 0 होगा, क्योंकि इस जगह पे स्लोप कितना है 0, स्लोप कितना है 0, मतलब पैरेलल है, सिंपल, तो 0 है। ds बाय dt क्या देता है, वेलोसिटी, ds बाय dt क्या देता है, वेलोसिटी, मतलब यहां पे वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी 0, यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी 0, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है ना। अच्छा, ऐसे इधर निकाल लेंगे और देखेंगे, और इन सारी चीजों को आगे यूज आएगा, ठीक है, मैं पहले से ही इसीलिए इन सारी चीजों को क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आगे तुमको कोई दिक्कत ना हो। चलो भाई, इतना तो समझ में आ गया कि अगर स्लोप बढ़ रहा है तो जो भी होगी स्लोप की वैल्यू, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जो भी होगी वो बढ़ेगी, अगर स्लोप घट रहा है तो घटेगी, है ना। बात को समझना अच्छे से, ठीक है, आ रहा है समझ में, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, ये चीज तो हो गई, ठीक है। अब देखो, ठीक, अब देखो, अब एक चीज जो हमें जरूरत पड़ेगी उसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं ना मोशन इन वन डायमेंशन, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम मोशन इन वन डायमेंशन की बात करें तो वहां पे हो ना हो कहीं स्ट्रेट लाइन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा ही आएगा। तो एक जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, देखो ये सारी चीजें तुम लोग मैथ्स में पढ़ोगे आगे, ठीक है, 11th में ही पढ़ोगे, ठीक है, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो अभी बस थोड़ी थोड़ी हम क्या करते हैं, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लेते हैं, और अगर इन सब चीजों को थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा, तुम्हें इन सब चीजों को याद भी रखना पड़ेगा कि ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे देखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, mx प्लस सी, ठीक, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, ये y क्या है, कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट, x तो x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, तो ये m क्या है, m को बोला जाता है स्लोप, m क्या हो गया यहां पे, स्लोप, स्लोप, m क्या हो गया, स्लोप। अच्छा, ये c क्या है, ये क्या है, c क्या है, तो c को बोला जाता है y इंटरसेप्ट, c को क्या बोला जाता है, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कहने का मतलब क्या है, सिंपल देखो, y इंटरसेप्ट कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि हमारा एक ग्राफ ऐसे है ना, ऐसे ऐसे ये, ठीक, अच्छा, ऐसा एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y और x हो गया, ठीक। अच्छा, सोचो कि अगर हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में
y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में x की वैल्यू जो है वो 0 रख दे, x की वैल्यू 0 रख दे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? y की वैल्यू c आएगी। y की वैल्यू क्या आएगी? c आएगी। बात समझ में आ रहा है? इसका कहने का मतलब बस इतना ही है कि जब x 0 है तो y 0 नहीं है और उसकी कुछ वैल्यू है, यहां पे उसकी कुछ वैल्यू है जिसको हम लोग c बोलेंगे। यानी ये कितना हो जाएगा? 0c। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0c। सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है, बहुत आसान है कि याद रखना, बहुत आसान है। तो तुम ये चीज याद रख सकते हो कि c क्या है? y इंटरसेप्ट है। ठीक। अच्छा, हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों पढ़ रहे हैं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू ए टी प्लस यू, v इज इक्वल्स टू ए टी प्लस यू लिख सकते हैं ना? हाँ या ना? अब सोच के देखो कि y एक्सिस में क्या लिखेंगे? v, और x एक्सिस में t। तो इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखोगे तो दोनों सिमिलर लगेंगे, दोनों सिमिलर लगेंगे। और a क्या है? स्लोप। a क्या है? स्लोप। और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग y इंटरसेप्ट बोल रहे हैं। सिंपल सोचो, t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी होती है उसी को तो इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। हाँ या ना? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है ये चीज। अब सोचो, ये स्लोप है, ये क्या है? a है, एक्सेलरेशन है। यानी स्लोप जो होगा वो एक्सेलरेशन होगा। vt का ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होगा। और स्लोप हम जानते हैं क्या? dv बाई dt होता है। स्लोप हम क्या जानते हैं? dv बाई dt होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, dv बाई dt एक्सेलरेशन देता है। आया कि नहीं आया? सिंपल है, कोई खास लॉजिक इस पे नहीं है। ठीक है, अब देखो dv बाई dt हमको एक्सेलरेशन दे दिया, इसका मतलब हमें कभी कभी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ सकती है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें याद रखनी है कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। y इज इक्वल्स टू क्या होता है? एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। ये क्या हो गया? m को स्लोप बोलेंगे, y को क्या बोले? c को क्या बोलेंगे? y इंटरसेप्ट। ठीक है, y क्या हो गया? c क्या हो गया? y इंटरसेप्ट। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। ठीक है, ये सिंपल एक जो इक्वेशन हमें यूज होगा वो इक्वेशन मैंने यहां पे तुमको दिया है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसमें अब हमें एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इतना जितना भी चीज मैंने बताया इसे तुम्हें पूरे अच्छे से समझना है। ठीक है, समझना है और हर एक चीज को याद रखना है। तो आने वाला लेक्चर तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा, आने वाला लेक्चर तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, तो इतने चीजों को कंप्लीट करके रखो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे क्या? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस देखेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या है, और बहुत यूनिक सिचुएशन का हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और अगर ग्राफ दिया है तो वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, वो सारा चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? चलो, फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाय।